बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो मिल सके। तो आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 स्टडी करेंगे। आई होप कि आप लोग वीडियो एंड तक देखें तो आप लोग को इंशाल्लाह समझ आएगी। तो थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मो के नाम से आपको पता चल रहा है हीट या एनर्जी के बारे में स्टडी होगी। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर हम एनर्जी को स्टडी करते हैं। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि विदाउट एनर्जी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। हम कोई खाना खाते हैं तब भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम कुछ जैसे फ्यूज़ को बर्न करते हैं, कोल वगैरह को, तब भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आइस क्यूब को जब आप कोल्ड ड्रिंक में डालते हो उनको ठंडा करने के लिए, तब भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी असल में होती क्या है? एनर्जी जो होती है वो एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की या सिस्टम की जो कि चेंजेस लेके आती है, ठीक है। चेंज लेके आती है। जैसे आप बल्ब रोशन किया, एनर्जी चेंज हुई लाइट एनर्जी में, ठीक है। इसके अलावा आपने आइस क्यूब जैसी उसके अंदर डाली, एनर्जी चेंज हुई। एनर्जी डिफरेंट किसी भी सिस्टम की या बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो जो उसमें चेंज लेके आ जाती है वो होती है एनर्जी होती है, ठीक। उसके बाद यूनिट क्या होते हैं? जाउल एनर्जी के यूनिट होता है। जाउल इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर आपको पता है कि एक एनर्जी जो होती है वो एक्सपेंड करेगी जब व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, कि 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस तक एक्ट करेगी तो वो आपके पास एनर्जी का यूनिट आ जाता है। एनर्जी का यूनिट कैलोरी भी होता है। कैलोरी क्या होता है? कैलोरी आपको पता है हीट एनर्जी, कि कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि टेम्परेचर को 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को राइज़ करती है। यानी अगर आपके पास 14.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 14.5 से 1 ग्राम जो इंक्रीज़ हो जाता है उसको हम कहते हैं 1 कैलोरी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। यूनिट क्या है इसके? हैं एनर्जी के यूनिट हैं अर्ग। 1 जाउल इज़ इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है। थर्मोकेमिस्ट्री आ गई। थर्मोकेमिस्ट्री डील करती है चेंजेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन और फेस चेंज के साथ, कि कोई भी आपके पास रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर जो हीट चेंज हो रही है वो पता है हीट एब्जॉर्ब भी होती है, इवॉल्व भी होती है। कोई आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, कोई आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो ये सारी एग्जांपल किस तरह से आ गई? जैसे आपके पास वाटर के अंदर से करंट पास करेंगे तो वाटर अपने डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। बर्निंग ऑफ कोल हो गई, डाइजेशन ऑफ फूड हो गई। तो ये सारी की सारी टाइप्स आ गई हैं थर्मोकेमिस्ट्री की। उसके बाद आप टाइप्स देखो कि थर्मोकेमिस्ट्री की थर्मोकेमिकल रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। इसके डिफरेंसेस आ गए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो होती है वो इवॉल्व होगी, एंडो में हीट एब्जॉर्ब होगी। यानी कोई भी सिस्टम है ना, उस सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, वो एक्सो में होगा। और एंडो में क्या हो रहा है? एंडो में सिस्टम में हीट आ रही है, ठीक है। अब हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम, ठीक। यहाँ पे जब हीट जो है वो इवॉल्व होगी, यानी ये सिस्टम है और बाहर वाली सराउंडिंग है, ये अपनी हीट को बाहर भेज रहा है। जब बाहर भेजेगा तो बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और सिस्टम का अपना टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़। एंडो में हीट एब्जॉर्ब हो रही है सराउंडिंग से। जब सराउंडिंग से हीट लेगा तो इसका अपना क्या हो जाएगा? ये सराउंडिंग से हीट लेने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ होने के मतलब क्या है कि ये चीज़ गर्म हो जाएगी सिस्टम, और वो जो आपके पास यहाँ पे है ये सिस्टम ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। इसमें जो डेल एच यानी इंथैल्पी है वो नेगेटिव होगी और इसमें इंथैल्पी पॉजिटिव होगी। ये मोस्टली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, ये मोस्टली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा होती है बॉन्ड ब्रेकेज की निस्बत, और इसमें बॉन्ड जो फॉर्मेशन होती है वो कम होती है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल आ गई हमेशा
इसको हम नेगेटिव से शो करेंगे एक्सोथर्मिक को, और पॉजिटिव को एंडोथर्मिक को पॉजिटिव से शो करते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसके डिफरेंसेस आ गए हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे, हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो अपनी ओन पे चलते हैं, उनको हम बाहर से कोई हम फोर्स नहीं लगा रहे होते। जैसे आपको पता है कि किस तरह के रिएक्शन होते हैं कि आपके पास ऊपर से पानी खुद ब खुद नीचे आ जाता है, तो वो हम उसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहे। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जिन पे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो चलते हैं। जैसे मोटर आपने चलाई तो तब नीचे से ऊपर पानी जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे पानी आना तो ईजी होता है। यूनिडायरेक्शनल इरिवर्सिबल रियल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इसकी निस्बत सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जो आप किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर रूम स्टडी कर रहे होते हो। जैसे आप इसके अंदर आप ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है तो ये सिस्टम है। बीकर, फ्लास्क, किसी भी चीज़ के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो ये सिस्टम है। और जिस चीज़ के अंदर पड़ी हुई है, जैसे रूम में पड़ी हुई है वो बीकर, वो सिस्टम, तो वो जो रूम है वो उसकी सराउंडिंग आ जाती है। और कौन सी चीज़ सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही होती है? ये सराउंडिंग आ गई, ये सिस्टम आ गया, और ये जो आपके पास बीकर या टेस्ट ट्यूब आ गई वो आपके पास आ जाएगी बाउंड्री, जो इन दोनों को सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की एग्जांपल आ गई कि ये चीज़ बाउंड्री आ गई, ये सराउंडिंग, और ये सिस्टम जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है। स्टेट फंक्शन, जो कि बोर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का बहुत ज़्यादा पेपर्स में आता होता है। स्टेट फंक्शन एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। ये आपको क्या बताती है? ये इनिशियल, कोई भी रिएक्शन की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को बताती है। इनिशियल और फाइनल वैल्यू को बताती है, लेकिन जो इनिशियल से फाइनल हुई है ना, जो उसमें पाथ है उसको नहीं बताती, उस पर डिपेंड नहीं कर रही होती। जैसे टेम्परेचर है तो पहले क्या टेम्परेचर था, बाद में क्या हो गया, प्रेशर कौन सा हो गया, वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आई, इंथैल्पी में क्या चेंजिंग आई, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्टेट फंक्शन है। ये सारी की सारी स्टेट फंक्शन होगी। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा पेपर्स में आ भी चुका है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। एक लॉ ऑफ कांस्टेंट कि हीट नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, कि हीट ना तो पैदा हो रही है ना तो ख़त्म हो रही है, जस्ट हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। तो ये आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जो हीट जो है ना, यूनिवर्स की एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मीन मतलब से वो ना तो पैदा हो रही है ना ख़त्म हो रही है, वो जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट रहेगी, कि सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी हो रही है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप में हम आ गए तो हम देखते हैं कि एनर्जी क्योंकि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है तो वर्क डन हो रहा है। वर्क डन होगा तो अब हमें ये भी पता है कि एनर्जी जो हमने अगर हीट सप्लाई की है फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, कि बाहर से हीट जब सिस्टम को मिलेगी तो वो ज़ाहिर बात है वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को। जैसे अब टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को हीट चाहिए वो उसके अंदर वाले रिएक्शन को, तो वो बाहर से जब वो लेगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो टेस्ट ट्यूब हीट को एब्जॉर्ब करेगी बाहर से जब लेगी। जब वो बाहर से लेगी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो वो आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास पता है कि वो उसकी जो एनर्जी उसकी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी खुद ब खुद। अब सिस्टम जो है वो वर्क डन, सिस्टम के ज़रिए वर्क डन हो रहा है, एनर्जी उसकी लो हो रही है। अब आपके पास क्या चीज़ आ गई, Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू। Q हीट आ गई, डेल ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया, W आपके पास वर्क डन आ गया। स्मॉल चेंज के लिए हम स्मॉल d यूज़ करते हैं, डेल ये छोटे वाला d, ये स्मॉल चेंज के लिए यूज़ करते हैं। अब प्लस Q माइनस Q हम क्यों यूज़ करते हैं? प्लस Q हम तब यूज़ करते हैं जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है बाय द सिस्टम। माइनस कब करते हैं? जब हीट इवॉल्व हो रही है बाय द सिस्टम। हीट टेस्ट ट्यूब ले रही है, ठीक है, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो प्लस का साइन आएगा। टेम्परेचर कम हो गया, माइनस का साइन आएगा। इंटरनल एनर्जी प्लस कब होगी? जब सिस्टम एनर्जी ले रहा है, यानी हीट को ले रहा है एनर्जी को,
जब एनर्जी को लूज़ कर रहा है तो माइनस में आ जाएगी। वर्क डन तब होगा जब ऑन द सिस्टम होगा और पॉजिटिव में होगा, और जब बाय द सिस्टम होगा, सिस्टम खुद वर्क डन कर रहा है, तो फिर ये वो नेगेटिव में चला जाएगा। अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो आप जितना मर्जी प्रेशर लगाते रहो, प्रेशर से तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वॉल्यूम उतना ही रखा हुआ है, वॉल्यूम ज़्यादा या कम तो हुआ ही नहीं है। तो प्रेशर आप जितना मर्जी लगाओगे, प्रेशर का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम जब ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, यानी वर्क डन आपके पास क्या है, ज़ीरो है। तो आप क्या, ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस W। लेकिन वर्क डन आपके पास यहाँ पे क्योंकि माइनस में आ जाएगा, W इज इक्वल टू P डेल V। आपने इस W की जगह पे ये P डेल V की वैल्यू पुट कर देनी है, तो माइनस P डेल V आ गया। Q सप्लाई किया जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में, कोई वर्क डन नहीं हुआ बाय द सिस्टम, तो W डेल V इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो आ गया। तो आपके पास QV इज इक्वल टू डेल E। QV मीन कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी आपकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं हुआ, इसलिए वर्क डन आपके पास ज़ीरो में चला जाएगा। तो आपके पास जो हीट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी जो उसमें चेंज हुई है उसके बराबर होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर पे, वॉल्यूम पे तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, लेकिन प्रेशर पे देखें, जब प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है ना, तो अब वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर खुद ब खुद ऊपर होता जाएगा, ठीक है। प्रेशर तो वॉल्यूम ने एक्सपेंड किया तो प्रेशर पे फ़र्क तो पड़ेगा। तो अब क्या हो गया कि अब आपके पास जो वर्क डन ऑन द सिस्टम आ गया, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, पहले आ था वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा था तो हमने माइनस W किया था, अब यहाँ पे हम प्लस W करेंगे, प्लस W P डेल V आ गया, वही वैल्यू हमने अंदर लगाई। अब क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है इसके अंदर, उसमें प्रेशर आपके पास ज़ीरो था तो वॉल्यूम भी ज़ीरो हो गया, दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आपके पास दोनों की वैल्यूज़ आपने ऐसे ओपन करके इसकी लगानी है, ठीक है। डेल V की जगह पे भी ये भी प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे E2 के साथ, ये वैल्यू आ गई, ये इसके साथ वैल्यू आ गई, ये इंटरनल एनर्जी और वर्क डन इज़ इक्वल टू इंथैल्पी के बराबर होता है, H1 H2, ठीक है। तो ये H2 माइनस H1 इज़ इक्वल टू डेल H आ गया, QP इज़ इक्वल टू डेल H। तो आपके पास ये जो इसकी मेन इक्वेशन है, इसके अंदर आप इसकी वैल्यू डाल देंगे, ये वैल्यू पुट कर दी, तो डेल H आपके पास इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर आ जाएगी। ये चीज़, ये आप कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपके पास जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट होती है वो इक्वल होती है इंथैल्पी के, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उस पे जो हीट होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है डेल ई के। क्यू वी इज़ इक्वल टू डेल ई के इक्वल होगा और क्यू पी इज़ इक्वल टू डेल एच के इक्वल होगा। ये प्रूव भी आ सकता है कि इसको प्रूव करें। अब हम इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी को हम स्टडी करते हैं डिफरेंस। इंटरनल एनर्जी होती है चेंज इन सिस्टम में जो एनर्जी चेंज हुई। इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी होती है कि आपके पास कोई भी चेंज आया सिस्टम में, इंटरनल एनर्जी। इंथैल्पी में आपके पास इंटरनल एनर्जी और वर्क डन की इक्वल होती है। इसको आप ई से डिनोट करोगे, इसको एच से, ये आपके पास हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। ये पी वी प्लस ई की इसका फार्मूला आ गया। ये भी एक स्टेट फंक्शन है, ये भी एक स्टेट फंक्शन है, इसका फार्मूला है जॉल कैलोरी, इसका यूनिट है इसमें किलो जॉल, किलो कैलोरी पर मोल या किलो जॉल पर मोल इक्वल होता है। इसमें चेंज इन डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी और चेंज इन डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी आ गया, ठीक है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। ये आपके पास आ गया डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी और ये डेल ई प्लस पी डेल वी इक्वल आ गया। ये आपके पास डिफरेंस आ गया इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी का। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में भी फ़र्क आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी किस्म का कोई इशू है या इस टॉपिक में भी आपको अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।